हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में टेंस का स्ट्रक्चर जितना भी होता है, जैसे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, वो टोटल इस वीडियो में लिए हैं। ये सभी स्ट्रक्चर जो है एक ही वीडियो में लिया गया है। इसके साथ साथ इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे स्ट्रक्चर तो मिलेगा ही सीखने के लिए, उसके साथ साथ उस पर सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो सीखने को मिलेगा। उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो सीखने को मिलेगा। किसी भी सेंटेंस यदि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे बताएंगे कि ये किस टेंस का है। इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम हिंदी लेंगे, जिसमें कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको कैसे बता सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। इस वीडियो में कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में है तो इंग्लिश में होगा तो उसको हम बता सकते हैं आसानी से कि किस टेंस का है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पहले सीख लेते हैं कि कौन टेंस कैसे पहचाना जाता है, उसके बाद ही हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो एक टेक्निकली हम आपको याद दिला देते हैं, टेक्निकली बाय ट्रिक से, कि कैसे कोई सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है। आपको याद होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। यही मेन शॉर्ट ट्रिक है आपको टेंस पहचानने का, कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो हम लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि बस V1 या V5, यदि V1 कोई भी वर्ब जो है V1 फॉर्म में हो या V5 फॉर्म में हो तो वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कोई भी सेंटेंस जो है यदि V1 में हो, कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब है यदि वो V1 हो या V5 हो तो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अच्छा, V1 और V5 कैसे पहचानेंगे? जैसे कोई भी वर्ब लिया हुआ है, जैसे हो गया गो, ये हो गया, इसमें कोई एस या एस नहीं लगा हुआ है, चाहे ED चाहे ING या कुछ भी इसमें नहीं लगा हुआ, तो ये है V1 फॉर्म में। अच्छा, इसका V5 जब बनाएंगे तो इसमें एस या ES जुट जाएगा, एस या ES। जैसे यहाँ के गो का क्या हो गया? गोज, तो ये हो गया V5। V1 ये हो गया, ये हो गया V5। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ से। जैसे हो गया यहाँ पे कम हो गया, कम का हो जाएगा कम्स हो गया, तो ये हो गया V1, ये हो गया V5। तो कोई भी सेंटेंस में यदि वर्ब V1 या V5 फॉर्म में हो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। यही पहचानने का प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका स्ट्रक्चर तो होता है अफर्मेटिव का। पहले अफर्मेटिव लिया हुआ है, उसके बाद ये इसका निगेटिव लिया हुआ है। तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 होता है या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसका निगेटिव बनाने के लिए आपको डू या डज जोड़ दिया जाता है। इसमें डू या डज, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, नोट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जब ये सेंटेंस जैसे ही इसमें डू या डज लग गया, डू नोट या डज नोट लग गया, तो इसके साथ जो वर्ब का जो फॉर्म होगा हमेशा V1 फॉर्म में होगा, कभी भी V2, V3, V4 फॉर्म में नहीं होगा। हमेशा किस फॉर्म में होगा? V1 फॉर्म में होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाले बातें हैं। इसके बाद है इसका इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज पहले लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे डू स्मॉलेस्ट, डी स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे भी डज में भी डी स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन डी यहाँ पे कैपिटल है और डज कैपिटल है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब हम लोग लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, इसीलिए इसका जो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये बड़ा लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया गया है वो छोटा लिया गया है क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ गया। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं आप लोग को।
इसके बाद है इसी का अगर निगेटिव लेंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका WH लेंगे तो WH वर्ड हो गया, डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है डू या डज WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, नोट, V1, ऑब्जेक्ट। ये हो गया टोटल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे एक बात आया कि WH वर्ड क्या होते हैं। WH वर्ड उसको बोलते हैं जैसे वाट, वेन, जिसमें क्वेश्चन तो पूछते ही, उसके साथ साथ उसमें W से डिनोटेड होता है, W लगा होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें W नहीं भी लगा होता है लेकिन वो भी WH वर्ड में ही आता है, जैसे हाउ हो गया, हु हो गया, ये सब आता है, वाट हो गया, सब इसी में आ जाएगा। तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, इसके बाद हो गया डू या डज, उसके बाद नोट। इसमें भी जो अच्छा यहाँ से इसमें भी जो V1 फॉर्म, यहाँ वर्ब का जो फॉर्म होगा V1 में ही होगा। इसके साथ साथ जो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो नोट का जो पोजीशन है हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है, ये ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट के बाद, इसको पहले नहीं लिखेंगे। यदि पहले लिखेंगे तो इसको हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टेड जैसे हो गया डू का होता है, डू प्लस नोट जोड़ेंगे तो हो जाएगा डोंट, DON अपॉस्ट्रोफी S और T हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे डज प्लस नोट, डज प्लस नोट, ती हो जाएगा डजंट, डजंट। अच्छा, इसका वीडियो मैंने अपना चैनल पे डाला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बना सकते हैं, कौन कौन कितना होते हैं, सब उसमें डाला हुआ है। लगभग A to Z कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसमें डाल चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये यहाँ ये टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पे हम लोग देखेंगे कि इसका सेंटेंस, इस पे सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। पहले तो हम लोग जाने कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है तो पहचानें कि V1 फॉर्म में हो, वर्ब जो V1 फॉर्म में या V5 फॉर्म में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अच्छा, अब इसके बाद है कि इस पे हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनाने का नियम देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, C हो गया। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद V1 या V5 होना चाहिए। ये V1 और V5 कब होगा, ये एक समस्या है। यहाँ पे समझिए V1 कब होगा और V5 कब होगा। यदि सब्जेक्ट में यहाँ पे सिंगुलर है, जैसे C है तो C एक ही लड़की की बात हुआ है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा इसका साथ हमेशा V5 वाला यूज होगा। V5 मतलब अभी वो इसके पहले ही बताएं कि वर्ब में S या ES लगा होगा, वर्ब में S या ES लगा होगा। तो सब्जेक्ट का यदि सिंगुलर है तो V5 वाला यूज होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे हो गया यू क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ जो वर्ब जो लिखेंगे हमेशा V1 वाला लिखेंगे। या फिर दे हो गया, दे, तो ये वर्ब जो इसके साथ जो होगा V1, इसमें S या ES नहीं लगाना है, S या ES नहीं लगाया जाएगा वर्ब में। यदि यहाँ पे एक व्यक्ति है, जैसे हो गया सोहन हो गया, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा ये V5 वाला होगा, मतलब S या ES वाला वर्ब लिखाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे सोहन के अलावा एक से जैसे ही ज़्यादा नाउन होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, सोहन एंड मोहन, तो यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं हुआ, यहाँ पे दो व्यक्ति हुआ। जैसे ही दो होता है तो इसको प्लूरल माना जाता है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो V1 फॉर्म वाला होगा। ये यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे C है, इसीलिए वर्ब का प्रयोग हुआ है जो S वाला हुआ है, मतलब V5 वाला फॉर्म वाला यूज हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि सिंटेक्स का फर्स्ट रूल ये होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब का जो यूज होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, वर्ब का जो यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो सिंगुलर कैसे बनाया जाता है वर्ब का, कोई भी वर्ब जो होता है वो प्लूरल में होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए थे गो,
और इसके बाद लिए थे गोज। तो ये हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट एक है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या बना दिया गया है, सिंगुलर बना दिया गया है। एस लगने से प्लूरल नहीं होता, एस नॉन में एस लगाने से प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता है। अब आपका ये सेंटेंस हो गया। तो इसके बाद है यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट लिख दिए सबसे पहले, इसके बाद भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 वाले यूज़ किए क्योंकि ये भी सिंगुलर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या डाल दिए, फुटबॉल हो गया। ये आपका सेंटेंस बनाने का नियम हो गया। इसके बाद है इसका निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। तो यहाँ पे भी एक बात याद रखना होगा कि डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब जो लगाएंगे यहाँ पे डू या डज में कौन लगाएंगे, ये लगाएंगे डज नॉट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यहाँ पे डू का यूज किया जाएगा, ना कि डज का यूज नहीं किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ से लेकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो यू के साथ हम लोग डू लिखेंगे, ना कि डज का, क्योंकि डज लिखेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। ये V5 है, V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। V1 क्या होता है, ये प्लूरल होता है। तो यहाँ पे यू भी प्लूरल है या डू भी प्लूरल है, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो जब सब्जेक्ट लेकिन यहाँ पे यदि हम मोहन ले लिए तो मोहन कितना है, एक मोहन है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, डज का यूज होगा, डू का यूज नहीं होगा। यहाँ से ये समझना है। तो यही सेंटेंस कैसे बनाया जाता है हमने आपको सिखा दिया। इसके बाद देखते हैं सेंटेंस आगे। तो इस पे मैंने सब सेंटेंस लिया है। जैसे हो गया इसका निगेटिव भी लिया है। सब्जेक्ट हो गया डू या डज, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया डू या डज हो गया, यहाँ पे दोनों ले लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी है और एक हो गया बिना कॉन्ट्रैक्टेड वाला फुल फॉर्म में भी है। जैसे डू नॉट हो गया या डजेंट हो गया, डू नॉट लिखेंगे या डजेंट लिखेंगे, प्ले फुटबॉल इसका निगेटिव हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव जो हो गया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हो गया सबसे पहले WH वर्ड लिख दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं WH वर्ड पहले, सॉरी डू या डज पहले होता है, डू या डज लिख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 फॉर्म में हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डू या डज हो गया, इसी का निगेटिव हो गया, डू या डज लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखा हुआ। इसके बाद नोट है, नोट लिखा हुआ है। इसके बाद हो गया V1 फॉर्म में प्ले लिखा हुआ। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका सेंटेंस बन गया। इसके बाद है इसका WH हो गया। तो WH वर्ड में स्ट्रक्चर जो होता है, WH वर्ड पहले होता है, तो यहाँ पे WH वर्ड वाई लिए हैं। इसके बाद डू या डज लिए हैं। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वही V1 फॉर्म में हो गया, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही इसका निगेटिव लेंगे तो WH वर्ड हो गया, इसके बाद डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया। सब्जेक्ट के बाद देखिए नोट लिखा हुआ है। इसके बाद ये वर्ब जो है हमेशा V1 फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। यही बनाने का, सेंटेंस बनाने का नियम है। इसी पे एक दो और एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे आई बीट, आई जो होता है सिंगुलर, लेकिन सेंटेंस में प्लूरल मान के चला जाता है इसको। तो आई प्लूरल हो गया। तो इसके बाद जो सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है, ये V1 में लिया गया है, तो इसको प्लूरल मान के चला जाता है। तो ये प्लूरल हो गया, ये V1 भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये सेंटेंस आपका सही है। यदि आप यहाँ पे आई के साथ बीट लिखेंगे, आई बीट में एस लगा दें, बीट्स लिख देंगे, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आई को प्लूरल मान के चला जाता है। तो ये भी, अगर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर बना देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आई को प्लूरल मानेंगे तो यहाँ पे एस नहीं हुआ, ये सिंगुलर बन जाएगा। फिर इसी का निगेटिव, इस पे 2-3 और सेंटेंस लिया हुआ। जैसे आई बीट यू, इसी का निगेटिव होगा आई डोंट बीट यू या आई डू नॉट बीट यू। डू आई बीट यू, डू आई नॉट बीट यू, डोंट आई बीट यू, वाई डू आई बीट यू, वाई डू आई नॉट बीट यू। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे हो सकता है। तो इसको पहचानने का बिल्कुल आसान नियम है कि सबसे पहले इसमें कोई भी सेंटेंस में इज होगा
या एम होगा या आर होगा, और इसके साथ वर्ब के भी वाला फॉर्म होगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी फोर कब होता है, जैसे वर्ब में आईएनजी लगा देते हो तब भी फोर हो जाता है। जैसे यहाँ पे गो हो गया, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। जैसे कम हो गया, यहाँ पे कम में आईएनजी जोड़ दिए तो कमिंग, तो ये हो गया आपका भी फोर, यही हो गया, ये हो गया। तो ईज मा के बाद जैसे ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, भी फोर वाला फॉर्म होगा, तो वो जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। इसके बाद ही इसका निगेटिव लेंगे तो ईज मा के बाद क्या हो जाएगा, नोट जुड़ जाएगा। इसमें डू नोट और डज नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ से ये वाला है, तो ये हो गया, इसी में नोट जोड़ देना है थर्ड पोजीशन पे। इसके साथ इसका भी होगा, भी फॉर्म होगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे उसमें V1 था या V5 था तो V1 हो जाता था, लेकिन इसमें हमेशा V4 ही होगा। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव हो गया, ईज मा हो गया सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद भी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का निगेटिव ले लेंगे तो निगेटिव ईज मा हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नोट लिखा हुआ, देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट लिख सकते हैं, नहीं तो इसको नोट को हम ईज में जोड़ेंगे तो इजेंट हो जाएगा, एम में जोड़ेंगे तो आयंट हो जाएगा, आर में जोड़ेंगे तो आयंट होगा। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये वीडियो आपको दिया गया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिया गया है। इसका WH हो गया, WH वर्ड हो गया, उसके बाद ईज मा लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद है कि ये सेंटेंस नीचे थोड़ा सा है, WH वर्ड हो गया यहाँ से यहाँ तक, ईज मा हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, भी फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट होगा। अच्छा, इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। जैसे अमित है, तो अमित एक व्यक्ति है, तो जैसे ही एक होता है ना, तो इसके साथ हम लोग ईज में से ईज को लिखते हैं। लेकिन जैसे ही आई होता है, ये आप बस याद रखिए कि आई के साथ ही हमेशा एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता है। अच्छा, अब सब्जेक्ट एक होगा तो यहाँ पे ईज लगाएंगे, और जैसे ही एक से अधिक होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे दे, तो दे मतलब क्या होता है, वे लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो इसके साथ जो लिखेंगे वो लिखेंगे, ईज नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिख दिए सीता लिख दिए, तो सीता कितना है, एक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वर्ब यहाँ पे ईज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई प्रोनाउन होगा, जैसे यहाँ पे ले ही, तो ही को सिंगुलर बोलते हैं, थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे ईज लिखेंगे। तो इसी ऐसे ही सेंटेंस एक है अमित के साथ, अमित एक है तो इसके साथ वर्ब ईज लिखा हुआ, इसके साथ भी फोर का यूज़ किया गया है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका निगेटिव देखेंगे, अमित इज़ नॉट वाचिंग मूवी, इसका निगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव जो हो गया, इज़ अमित वाचिंग मूवी, इसी का निगेटिव हो गया। इज़ अमित नॉट वाचिंग मूवी, इसका इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज़ यहाँ पे है और नोट यहाँ पे है सब्जेक्ट के बाद, इसको ऐसे लिख सकते हैं इजेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ये भी सेंटेंस इस पे लिया गया है, दोनों सही है, दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। इसके बाद हो गया इसी का WH वर्ड हो गया, WH वर्ड लिख दिया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद भी फोर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है कि इसी का निगेटिव लिया गया, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखा गया है। तो यहाँ से आपको ये समझने वाली बात है कि बस कि कोई भी सेंटेंस में इज प्लस भी फोर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचाने कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे होगा, तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा, इसके साथ जो वर्ब का जो फॉर्म होगा हमेशा भी थ्री फॉर्म में होगा। यदि हैज हैव के बाद भी थ्री फॉर्म में लिखे मिले सेंटेंस तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे दो तीन यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भी थ्री कैसे होगा। जैसे यहाँ पे होगा गो हो गया, ये हो गया वेंट, ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये हो गया V2। इसी का भी थ्री जो होगा ये हो जाएगा गोन हो जाएगा, गोन, ये भी थी।
तो किसी बहुत सारा वर्ब में जैसे ईडी लगा होता है, जैसे यहाँ पे हो गया वॉक, WALK वॉक, इसी का अगर V3 फॉर्म बनाएंगे तो WALKED हो जाएगा, इसको वॉकड पढ़ते हैं, तो वॉकड हो गया, यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैज हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम्पल वो देख सकते हैं। जैसे हो गया सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझने वाला कि हैज़ कब यूज़ किया जाता है, हैव कब यूज़ किया जाता है, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे सी लिखे तो सी एक ही है, तो इसके साथ जो है, इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का, वो हैज़ का होगा, हैज़ का यूज होगा। ये इसलिए होगा कि ये सब्जेक्ट एक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज़ भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब का ये हैज़ का यूज यहाँ पे हुआ, ये सिंगुलर होता है। लेकिन यदि यहाँ पे वर्ब बहुत वर्ब जो है सॉरी नाउन जो है ये प्लूरल है, जैसे दे हो गया, तो इसके साथ हैव का यूज किया जाता है। जैसे 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ सीता और गीता हो गया, सीता एंड गीता, तो यहाँ पे वर्ब जो हो गया, सॉरी नाउन जो हो गया, दो हो गया, सीता और गीता, यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो गया वो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब का, वो हो जाएगा हैव। हैव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यहाँ पे एक सीता और गीता दोनों है, ये दोनों दिया, इसीलिए वर्ब जो होगा यहाँ पे हैज़ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इसका निगेटिव है, जैसे इसका इसी का निगेटिव बनाएंगे तो इसी में नोट जोड़ देना है। हैज है सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, नोट हो गया, V3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि सब्जेक्ट लिख दिए दे, हैव हो गया, नोट हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया गोन। इसी का इंट्रोगेटिव हो गया हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हैज हैव लिख दिए, दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसका V3 हो गया। इसी का निगेटिव लिखेंगे तो इसके सब्जेक्ट के बाद निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी दिया गया है कि हैज हैव हो गया, दे हो गया, नोट हो गया, गोन हो गया। अब इसका WH है, WH वर्ड हो गया। WH वर्ड में यहाँ पे Y लिए हैं, सबसे पहले WH वर्ड तो Y हो गया। उसके बाद हैज या हैव में हैव हो गया, हैव इसलिए हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। उसके बाद इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो होगा WH वर्ड हैज या हैव, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट छूटा हुआ है, सब्जेक्ट जो है वो छूट गया है लिखते टाइम। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आप लोग, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद है इसका निगेटिव हो गया, WH वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, V3 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वाई हो गया, हैव हो गया, दे हो गया, नोट हो गया, गोन हो गया। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो इसको पहचानने का सबसे आसान मेथड है वो है कि इसमें हमेशा टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ टाइम दिया हुआ होगा, तब जाके ये सेंटेंस पहचानने आए। जैसे एक हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में अंतर यही है कि यदि टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा, लेकिन यदि टाइम नहीं दिया हुआ होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। दोनों में कंटिन्यूटी दिखाएगा, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया होगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा, कंटिन्यूटी दोनों में दिखाएगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम शो नहीं करेगा, अब प्रेजेंट परफेक्ट में आपका टाइम शो करेगा। ये सेंटेंस में जैसे मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब मैं एक कहानी 2 घंटों से लिख रहा हूँ, तो इसमें समय आ गया ना, तो समय आपको होगा ही होगा, तब जाके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस होगा। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, तो इसका जो इसमें हैज हैव होगा, हैज या हैव,
उसके बाद बीन लगा होगा, BEEN बीन लगा होगा। इसके बाद वर्ब का जो फॉर्म होगा वो V4 होगा। वर्ब का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, V4 होगा। यहाँ पे कंटिन्यूस दिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें वर्ब का जो फॉर्म होगा हमेशा V4 होगा। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, बीन होगा, उसके बाद V4 होगा। जिस सेंटेंस में हैज या हैव, बीन या V4 मिल जाए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। अब इस पे इसका स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ इस पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसी का निगेटिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हो गया सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ से नोट का जो पोजीशन है हैज हैव के बाद है, बीन के बाद नहीं है, हैज हैव के बाद और बीन के पहले। ये नोट का पोजीशन यही सही है। यदि आप पहले लिखते हैं हैज हैव के बाद या बीन के बाद तो गलत हो जाएगा। हैज हैव के बाद होगा और बीन के पहले, मतलब दोनों के बीच में होगा। अब एक बात यहाँ पे आता है कि सिंस कब लगाया जाता है, सिंस कब लगाया जाता है और फॉर कब लगाया जाता है। सिंस कब, सिंस का पहले यूज जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर के बारे में जानेंगे। सिंस का यूज होता है, सिंस इज यूज टू पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई भी काम किस समय से स्टार्ट हुआ है वो टाइमिंग यदि पता चले तो वहाँ पे सिंस लगेंगे। लेकिन कोई भी टाइम तो स्टार्ट हुआ है लेकिन किस टाइम से स्टार्ट हुआ ये नहीं पता चले तो उसमें हम लोग फॉर लगेंगे। समय दोनों में होगा, जैसे सिंस के पहले भी समय टाइम दिया हुआ होगा, सिंस के पहले, सिंस के बाद भी और फॉर के बाद भी समय मिलेगा। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि सिंस का यूज कब किया जाता है और फॉर का यूज कब किया जाता है। सिंस का यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं 3 घंटे से एक कहानी लिख रहा हूँ, 3 घंटों से। अच्छा, ये 3 घंटा हुआ, ये किस टाइम से स्टार्ट किए थे, 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, ये नहीं पता है तो इसके पहले हम लोग फॉर लगाएंगे। लेकिन यदि यही सेंटेंस को हम यदि ऐसे बोलें कि मैं 3 बजे से कहानी लिख रहा हूँ तो 3 बजे एक फिक्स टाइमिंग हुआ कि हम लोग जो कहानी लिखने का जो काम शुरू किए थे वो 3 बजे। तो यहाँ पे टाइम कब से शुरू हुआ था, लिखने का जो टाइमिंग कब से स्टार्ट हुआ था वो 3 बजे से। तो ये जो हो गया, इसके पहले जो हम लोग यूज़ करेंगे वो सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन 3 घंटों बोलेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर का यूज़ करेंगे। एक अलग वीडियो में सिंस का यूज और फॉर का यूज बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ये वर्ड आया है तो आप समझ लीजिए। जैसे हो गया कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1947 एक फ़िक्स टाइमिंग है, तो इसके पहले जो होगा सिंस का यूज होता है। जैसे और भी बहुत सारे टाइमिंग है, जैसे हो गया सुबह से, शाम से, दोपहर से, आफ्टरनून से, मिडनाइट से, सबके पहले सिंस का यूज होगा। जैसे बचपन से, बुढ़ापा से, जवानी से, सबके पहले सिंस का यूज होगा। लेकिन बोलेंगे कि 3 घंटे से, 5 घंटा से, 1 साल से, 20 साल से, ये सब के पहले फॉर यूज होगा। ये इसलिए यूज होगा क्योंकि मान ली कि मैं दो साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 साल कब से स्टार्ट हुआ था ये नहीं पता, इसीलिए इसके पहले क्या यूज होगा, फॉर का यूज होगा। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से भली भांति समझ गए हो कि सिंस का यूज कब किया जाता है और फॉर का यूज कब किया जाता है। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट बीन और V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो बीन का जो पोजीशन है हैज हैव और सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, पहले नहीं होगा, जब भी होगा तो बाद में होगा। अच्छा, इसी का निगेटिव होगा हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव का यूज हुआ है, उसके बाद बीन का यूज हुआ है। ये सब पोजीशन बहुत मायने रखता है, आपको लिखने में काफ़ी आसानी होगा कि कौन सा नोट कब लिखे, बीन के बाद कि बीन के पहले। तो आपको बीन के पहले, सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले लिखा जाता है। इसके बाद है इसका WH वर्ड है, जैसे हो गया WH वर्ड हो गया, हैज हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर हो गया, प्लस टाइम हो गया। इसके बाद है इस पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सोहन हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे सोहन जो है, सोहन सिंगुलर है तो हैज़ का यूज किया गया है, बीन लगा दिए हैं। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है, वर्ब में ING। उसके बाद सिंस का यूज किया गया। सिंस इसलिए किया गया कि सुबह जो होता है दिन में कहीं बार होता है। इसके बाद है
इसी का निगेटिव की निगेटिव है तो हैज हैव के बाद नोट लिखेंगे। उसके बाद बीन हो गया, भी4 सिंस प्लस टाइम हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले हो गया, सब्जेक्ट के पहले हैज हो गया, उसके बाद मोहन हो गया, बीन हो गया, प्लेइंग हो गया, सिंस हो गया, मॉर्निंग हो गया। इसका अगर निगेटिव लिखेंगे तो हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, भी4 हो गया, उसके बाद सिंस प्लस टाइम हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट जो है नहीं मिल, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हुआ तो प्लेइंग के बाद यहाँ पे भी4 के बाद ऑब्जेक्ट होता, लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है। तो नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट लेने का जो पोजीशन होगा वो भी4 के बाद होगा और सिंस या 4 के पहले होगा। आगे देखते हैं इसका WH वर्ड जो हो गया, यहाँ पे WH वर्ड हो गया, उसके बाद हैज हैव हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया, उसके बाद भी4 हो गया, सिंस या 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया। अब इसके बाद है प्रेजेंट का टोटल समाप्त हो गया कि प्रेजेंट का कैसे कौन सेंटेंस दिया हुआ तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे एक फिर से प्रेजेंट का टोटल बता देते हैं। जैसे भी1 हो वर्ब का भी फॉर्म हो या भी5 हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, फर्स्ट वाला होगा। उसके बाद होगा, उसके बाद इज एम आर, इज या एम या आर, इज एम आर के बाद भी4 होगा, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। हैज, उसके बाद है कि हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद होगा कि हैज या हैव के बाद बीन, उसके बाद हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या 4 प्लस टाइम, ये आपको होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसके बाद है हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस पास्ट का होगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब का जो फॉर्म दिया हुआ है वो सेकंड फॉर्म दिया गया है। वर्ब का जो फॉर्म दिया गया है वो सेकंड फॉर्म दिया गया है। तो वर्ब का जैसे ही सेकंड फॉर्म होगा ना, तो वो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आप देख सकते हैं कि वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया गया है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे ही होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब का जैसे ही सेकेंड फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे लिए थे एग्जांपल वॉक, एक हो गया लिए थे वॉक, वॉक मीन्स होता है चलना टहलना, तो इसी का अगर ईडी लिख देंगे वर्ब में ईडी तो ये हो गया भी2 हो गया। तो जैसे ही भी2 होगा तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे ही सेंटेंस में मिले तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। किसी और टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं देखने को मिलेगा, जब भी मिलेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद भी2 है, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट होगा। इसी का निगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें डिड नोट लगाना है। जब भी निगेटिव बनाएंगे तो इसमें डिड नोट लगाना है। इसमें डिड नोट में कोई समस्या नहीं कि डिड कब लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डिड लगाएं कि नहीं लगाएं, प्लूरल है तो क्या लगाएं, ये इसमें झमेला नहीं है। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमेशा डिड लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि जब ये डिड नोट लगाएंगे तो वर्ब का जो फॉर्म होगा ये भी1 में चेंज हो जाएगा। पहले था भी2, लेकिन अब जो यहाँ पे डिड नोट लगाएंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चेंज होगा, भी1 चेंज होगा। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव लेंगे तो डिड पहले हो गया, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट होगा, भी1 हो गया, ऑब्जेक्ट होगा। इसी का निगेटिव हो गया तो डिड हो गया, सब्जेक्ट होगा, नोट हो गया, भी1 हो गया, ऑब्जेक्ट। यदि आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो डिडंट लिखेंगे, डिड प्लस नोट डिडंट। इसी का WH हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, भी1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, WH वर्ड हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, उसके बाद हो गया भी1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस पे क्वेश्चन लिया गया है एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट हो गया पहले,
देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी और साथ साथ में इसका एग्जांपल भी। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई है। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है प्ले में ईडी लगा के प्लेड किया गया है। तो वर्ब का जैसे ही सेकेंड फॉर्म होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट लिया गया है। इसी का निगेटिव देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट ले लिए, डीड हो गया, डीड लिख दिए, इसके बाद नोट हो गया, उसके बाद हो गया वर्ब का V1 फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव हो गया, इंटीग्रेट हो गया, डीड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का अगर निगेटिव लेंगे तो डीड हो गया, डीड हो जाएगा, डीड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, उसके बाद V1 का फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का WH देखेंगे तो WH वर्ड में हो गया, WH वर्ड हो गया, उसके बाद डीड हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेन लिया गया है WH की जगह, तो यहाँ पे वेन हो गया, डीड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का निगेटिव लेंगे तो वेन हो गया, डीड हो गया, आई हो गया, नोट हो गया, प्ले हो गया, फुटबॉल हो गया। ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट पहचानने का तरीका। इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत आसान है, इसको भी पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि जैसे ही वर्ब में सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो उसमें वाज वर्ब होगा, वाज वर्ब के साथ वर्ब का जो फॉर्म होगा वो V4 होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। वाज वर्ब के साथ जैसे ही वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिले वो सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर 30 में हो गया, सब्जेक्ट हो गया वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव लेंगे तो वाज वर्ब के बाद नोट हो जाएगा, V4 हो गया, वाज ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव लेंगे तो वाज वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, V4 हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का निगेटिव लेंगे तो वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का WH वर्ड लेंगे तो वो WH वर्ड में हो गया, यहाँ पे WH वर्ड हो गया, वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इसी का निगेटिव है WH वर्ड हो गया, यहाँ से यहाँ तक WH वर्ड हो गया, वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, उसके बाद V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी पे एग्जांपल भी लिया गया है, जैसे हो गया आई वाज टॉकिंग इन द क्लास, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आई हो गया, इसके साथ आई के साथ वाज। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि वाज कब लगाएंगे और वर्ब कब लगाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब का जो यहाँ पे वर्ब जो यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये वाज का यूज होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे वर्ब यदि प्लूरल हो तो वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा वर्ब का प्लूरल होगा। ठीक है, इसको वर्ब पढ़ा जाता है, वियर नहीं, वर्ब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जैसे दो तीन एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे सीता है तो एक सीता यहाँ पे से, तो इसके साथ जो यूज होगा जो वर्ब वो वाज होगा। सीता वाज टॉकिंग इन द क्लास। अच्छा, सीता की जगह यदि हम ले लेंगे दे या यू ले लेंगे तो इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो वर्ब का यूज होगा, दे वर टॉकिंग इन द क्लास। लेकिन आई जो है कभी कभी बदलता है। इसके पहले मैंने देखा था कि आई जो है, आई के साथ हैव हम लोग लगाए थे, लेकिन यहाँ पे आई जो है ये सिंगुलर जैसा काम करता है। मतलब आई जो है ना वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वहाँ पे प्लूरल बन जाता है, लेकिन यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो ये सिंगुलर जैसा काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, वाज यूज़ किया गया है। यहाँ पे इसका निगेटिव हो गया आई हो गया, आई वाज नॉट टॉकिंग इन द क्लास, इसी का WH वर्ड हो गया, सॉरी इंट्रोगेटिव हो गया। वाज आई टॉकिंग इन द क्लास, वाज आई नॉट टॉकिंग इन द क्लास, इसका WH वर्ड हो गया कि व्हेन आई वाज टॉकिंग इन द क्लास, इसका WH निगेटिव हो गया कि व्हेन वाज आई नॉट टॉकिंग इन द क्लास। अब है नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पहचानने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे ही हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है।
जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट हैड, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट हो गया हैड हो गया, भीति हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का निगेटिव हो गया हैड के बाद नोट लिख देंगे, भीति हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव में हो गया हैड हो गया सब्जेक्ट हो गया, भीति हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का निगेटिव लिखेंगे तो हैड हो गया सब्जेक्ट हो गया, नोट भीति ऑब्जेक्ट, WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हैड सब्जेक्ट भीति ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का निगेटिव देखेंगे तो WH वर्ड हो गया हैड हो गया, नोट उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, भीति हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, देख सकते हैं आप लोग। वी हैड प्लेड, वी हो गया, अच्छा वी के साथ हो गया यहाँ पे हैड। अच्छा इसमें इस सेंटेंस इस टेंस में कोई टेंशन नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हैड लगा के क्या लगा, बस सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ हैड लग जाएगा। इसके बाद वर्ब के जो फॉर्म जो होगा वो थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इसका निगेटिव भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया हैड हो गया, उसके बाद नोट हो गया, उसके बाद प्लेड हो गया। इंट्रोगेटिव हैड बी प्लेड, इसका इंट्रोनिगेटिव हो गया हैड बी नोट प्लेड, WH वर्ड हो गया। वेन हैड वी प्लेड, इसके बाद WH निगेटिव हो गया वेन हैड वी नोट प्लेड।